अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी के बाद हुकूमत और नून लीग आमने सामने आ गए हैं। जस्टिस राना शमीम के बयान पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ, एडिटर द न्यूज और एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने तमाम फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में तहरीरी जवाब तलब करते हुए 26 नवंबर तक उन्हें जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया है। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज के बेटे, जो उनके वकील भी हैं, क्योंकि जज साहब खुद आज अदालत में पेश नहीं हुए। अहमद हसन राना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद हसन राना। अदालत में जो प्रोसीडिंग्स हुई उसमें भी बड़े सख्त सवालात उठाए और हुक्मनामे में भी उनकी तरफ से कह दिया गया है कि उन्हें फौरी तौर पर चाहिए था 4 साल पहले जब ये वाक़या हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसको रिपोर्ट करते। उनका जो कंडक्ट है वो उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाता है शमीम साहब की, और साथ साथ ये भी कहा गया है जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ये बता रहे हैं, वो इस प्रिजम्पशन को जन्म देते हैं कि जो कंटेंट्स हैं जो एफिडेविट के वो फॉल्स हैं जब तक इसका रिबटल नहीं आता है। अदालत ने काफ़ी सख्त ज़बान आज रिमार्क्स में भी दी और जजमेंट में भी वाज़ेह तौर पर यह बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोर्ट ने तो अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, अभी कोई ऑर्डर तो पास नहीं किया, और मैंने कोर्ट में ओपनली कहा था कि आई कैटेगोरिकली रिफ्यूट what has been stated and what presumption has been attached by the court or anyone else. We will, Rana Saab, respected Rana Mohammad Shameem Saab, is standing by his statement and his affidavit. मतलब मगर जो बहुत सारे सवालात उठाए गए उनमें से सबसे अहम सवाल ये है कि लंदन में जाकर ये बयान देना, उसको वहीं से नोटराइज कराना जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, क्यों? देखें, ये फिर मैं वही बोलूँगा, ये सवाल तो आपका राना मोहम्मद शमीम साहब से बनता है। अभी तक उन्होंने मुझे इसके बारे में कोई स्टेटमेंट देने के लिए कोई इवन ऑथराइज भी नहीं किया, ना मुझसे उनकी इस बारे में डिस्कशन हुई है। तो आप जब आज अदालत में पेश हुए हैं, ज़ाहिर आप उनके बेटे भी हैं और फिर वकील भी हैं, तो उनसे बात किए बगैर पेश हो गए? मैंने अभी वाजिद साहब को भी ये बात बोली और लोग हंस रहे, मेरे दोस्तों के मैसेज आने शुरू हो गए कि मैंने 10 बजे स्नूकर पे जाना है, तो अभी मैं 9:45 बजे जाके अपनी बेगम को बोलूँगा तो मेरे वालिद साहब से इजाज़त ले लेंगे, मैं 10 से 12 बजे तक स्नूकर खेल सकूं, और वो इजाज़त लेके मुझे देंगी तो अब आपको समझ आ गया कि मेरे वालिद साहब का मेरा रिलेशनशिप। मतलब मगर आपका रिलेशनशिप उनके साथ एक क्लाइंट का भी है ना, तो एक क्लाइंट से को भी आप ऐसे ही डील करते हैं और आपके वालिद साहब ऐसे डील करते हैं? आपके वालिद साहब हयात हैं खानज़ादा? जी अल्हम्दुलिल्लाह हयात। तो अभी तक आपको इजाजत लेनी पड़ती है उनसे कहीं जाने के लिए, या आपको इजाजत मिल जाती है? अगर मैं उनका कोई काम कर रहा हूँ तो जाहिर उनकी इजाजत से करूंगा। आप उनका काम कर रहे थे, उनके वकील बने तो उनकी इजाजत से करेंगे। 12 बजे कहीं जाना हो तो आप आराम से चले जाते हैं या आपको वाले साहब से इजाजत लेनी पड़ती है? नहीं, मैं आराम से चला जाता हूँ, मगर आप अगर उनकी मुझे पेशी करनी है और मैं वकील हूँ तो मैं उनसे बात करके ही जाऊँगा, ऐसा थोड़ी उनसे बात किए बगैर चला जाऊँगा। मुझे कल आके सिर्फ इतना बोला है, वेयर इज द वकालतनामा? He signed the वकालतनामा and he taught me how to get a date. मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ and I said okay. मैं थोड़ा सा गुस्सा हुआ कि जी मुझे आप सिखा रहे हैं कि जी, गुस्सा तो नहीं, थोड़ा सा मैंने वो एक, आप समझ लें, एक रिएक्शन शो किया साए कि जी आप मुझे सिखा रहे हैं कि डेट कैसे लेनी है, मैं सुप्रीम कोर्ट लॉयर। तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपके वालिद साहब हूँ, आप सुने जो मैं कह रहा हूँ। तो मैंने अपनी बेगम को बुलाया कि जी फॉर गॉड से कहा मुझे ये तो ना बताना डेट कैसे लेते हैं। साहब तो आप समझ आ, और इसके अलावा आपने उनसे कुछ नहीं पूछा केस के हवाले से, उनके एफिडेविट के हवाले से, एफिडेविट के मंदरजात के हवाले से कोई बात नहीं है आपकी? आप मुझे और शर्मिंदा करना चाहते हैं कि मुझे वो सिखा रहे हैं कि हाउ टू गेट अ डेट, और मैं उनसे ये पूछूं कि आगे क्या बात करनी है। उन्होंने कहा कि जी बस जितना सिखाया है उतना करें। तो फिर आप आइंदा भी उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो बगैर कुछ बात किए ही करेंगे? जी, जितना वो बताएंगे उतना मैं आगे बोल दूंगा, जितना नहीं बोलेंगे मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं क्यों बोलूं? आपने उनसे ये पूछा आज की हियरिंग के बाद, क्योंकि अदालत ने आपसे ये पूछा कि जिन जज साहब के ऊपर सवाल उठाया गया है वो तो मुल्क में ही नहीं थे, ना ही वो उस बेंच में मौजूद थे, वो तो 17 जुलाई को जो बेंच लगा हुआ था उसमें मौजूद ही नहीं थे, ये पूछा? वो जी रेस्ट कर रहे हैं और अभी भी रेस्ट कर रहे थे। मैंने भी पूछा कि मैं बात कर सकता हूँ आपसे, तो उन्होंने, बच्चों ने बताया मेरे कि जी वो रेस्ट कर रहे हैं, थके हुए हैं। फिर मुझे बतौर वकील बताइए आप इसको, क्योंकि अब आप उनके वकील हैं, अगर आपकी उनसे बात नहीं, आप साबित कैसे करेंगे 4 अफराद के बीच ये वाक़या हुआ है? एक उनकी अहलिया जो दुनिया में नहीं रही, एक साकिब निसार साहब, और एक साकिब निसार साहब की अहलिया। साकिब निसार साहब ने डिनाई कर दिया, और ये तवक्को तो आपको नहीं होगी कि साकिब निसार साहब की अहलिया कहेंगी कि वो ठीक कह रहे हैं आपके वालिद साहब, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? आप वकील बनना चाहते हैं? मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ आपको, और आप मुझे इंटरव्यू देने आए एंकर समझते हुए, तो सॉरी मेरा तंज नहीं था, मेरा ये था कि मैंने ये थोड़ी कहा मैं आपके ऑपोजिट वकील नहीं हूँ कि मैं आपको साबित नहीं करने दूंगा, मगर आप बता देता हूँ।
ये तो फिर आप कोर्ट में देखेंगे ना, मैं सब कुछ तो नहीं आपको बता दूंगा ना कि आपके चैनल की चांदी हो जाए और मैं वकालत आपको सारी सिखा जाऊँ। नहीं, मेरी चैनल की चांदी कैसे हो जाएगी? मगर ये ज़रूर हुआ है कि मुख्तलिफ केसेस में हमें अपने वकील को सारी बातें बतानी पड़ती हैं। अब आप एक ऐसे वकील हैं जिनको उनके वालिद साहब ने कुछ बताया भी नहीं है, जो कि उनके क्लाइंट भी हैं, मगर आप ये भी कन्विंस्ड हैं कि आप ये केस जीत जाएंगे? यार मैं आपको शाहजेब फिर बोल रहा हूँ कि मुझे अभी स्नूकर के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी और मैं 43 ईयर्स ओल्ड हूँ। तो अब आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो मुझे और जलील करना चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ और बता देता हूँ। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है राना साहब, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है, मगर मैं बैठे हैं वो उनसे पूछ लें कि राना साहब कि अहमद हसन साहब जब सर होते हैं तो उनकी क्या हैसियत होती है, तो फिर वो बता देंगे आपको। फिर मुझे बतौर वकील, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं, बतौर फर्जंद आपके इल्म में है कि वो नवाज शरीफ साहब से आखिरी दफा कब मिले थे? उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया था कि मैं एफिडेविट बनाने जा रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। आप बताएं अब इससे अलावा क्या पूछेंगे? मगर बतौर फर्जंद ये आपको पता है वो नवाज शरीफ साहब से कब मिले आखिरी दफा? नहीं जी, मुझे ये भी नहीं उन्होंने बताया। आपको ये इल्म है कि वो हसन नवाज आखिरी पता है वो खालदा के साथ इंग्लैंड गए थे और वो कोई जब वो हयात थी कोई, कब आपको पता है अजहर कब गए थे वाले साहब इससे पहले आखिरी बार इंग्लैंड? जी नहीं, पिछले साल गए थे मेरे ख्याल से, कोविड से पहले। कोविड से पहले नवाज शरीफ साहब वहीं थे तो मुलाकात हुई थी, इतना पता है आपको? मुलाकात हुई थी, वाले साहब की हुई थी। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी वहाँ? जी हुई थी, बिल्कुल। तो उस मुलाकात के लिए जाहिर है वो किसी से राब्ते में होते होंगे, हसन हुसैन नवाज से राब्ते में रहे? नहीं जी, उनका डायरेक्ट राब्ता रहा है नवाज शरीफ साहब से भी। नवाज शरीफ साहब से डायरेक्ट राब्ता उनका रहा है और वो कोविड से पहले के दौरान नवाज शरीफ साहब से जाके भी मिले हैं, तो अब भी मिले होंगे। वो उनके लॉयर रह चुके हैं जी, कोई नई बात नहीं है। इसमें भी उनके लॉयर रह चुके हैं, मेमोगेट स्कैंडल में भी लॉयर रह चुके हैं, नून लीग के सिंध विंग के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल, तो उनके लॉयर रह चुके हैं, उनके तो ताल्लुक है, डायरेक्ट रिलेशंस है। उनके लॉयर रहे, नून लीग के सिंध विंग के वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो फिर जो हुकूमत का ये कहना है कि 2015 में उन्होंने ही, इसलिए नवाज शरीफ साहब ने फेवर उनको जज लगाया था, कितना दुरुस्त है? वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज लगाया था। नहीं तो आपको तो पता है कि सिंध में बड़ा मुश्किल होता है किसी पंजाबी का आना, तो वो उधर वो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध कैसे बने थे मेरे वाले साहब? तो उसके बाद चीफ जज कैसे बने? नहीं, मेरिट पे बने होंगे ना। आप अपने आप से खुद सवाल करें कि एक बंदा सिंध में होते हुए पंजाबी, राजपूत, एंड ही वाज अपॉइंटेड फर्स्ट प्रोसिक्यूटर जनरल। ये जो आप कह रहे हैं कि इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन होती है, मेरे इल्म में नहीं है कि सिंध में इस किस्म की अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है जो आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ पोजीशंस पर हैं, मगर एक स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट बता देता हूँ, ही इज नॉट सन ऑफ द सॉइल, क्योंकि मैं कराची में ही प्रैक्टिस की है, मेरा दिल भी कराची में, मैं आपको बता देता हूँ, मैं पैदा लाहौर में हूँ, रहता इस्लामाबाद में हूँ और दिल मेरा कराची में है। मेरी सारी प्रैक्टिस और उधर ही और जवानी उधर ही गुजरी है। और आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं ज़ाहिर है आपके एक्सपीरियंस पे सवाल नहीं उठाऊंगा, हर इंसान का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, मगर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर वो नून लीग के सिंध विंग के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, फिर 2015 में वो चीफ जज थे, उसके बाद रिटायर होने के बाद वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर चुके हैं, उनसे डायरेक्ट राब्ते में भी हैं, तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ये दरमियान में बिल्कुल नहीं बताया कि साकिब निसार ने ये किया था? चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको याद होएगा कि जब नवाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए थे तो मैं उस वक्त असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था और मेरे कोलीग्स आए तो उन्होंने कहा कि जी हमने जाना है मिलने, आप चले हमारे साथ। तो मैं गया और मैं जेल में उनसे मिला भी, सब लोग वहाँ थे, मुसद्दक मलिक साहब भी बैठे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा भी थी, और किसी को नहीं पता था कि मेरा तारुफ क्या है, क्योंकि मैं कभी वालिद साहब के साथ उनसे कभी मिला ही नहीं था नवाज शरीफ साहब से। तो जेल में जब मैंने उन्हें बताया कि जी मैं उनका बेटा हूँ, तो बड़ी खुशी से मिले, क्योंकि उनके दोस्त थे। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, उनके दोस्त हैं, वो जानते हैं उन्हें पर्सनली। और ये जो आपका पंजाब में ओहदा मिला वो भी आपको मेरिट पर मिला या उनका दोस्त होने की वजह से मिला? बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट हैं, आप पता कर लें मेरा क्या रिकॉर्ड है आज तक वकालत में। मैं सिर्फ आपका जवाब जानना चाह रहा हूँ, आप बता दीजिए, मेरिट पर था या उनकी दोस्ती की वजह से था? मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम आप मुझे अपना वकील करेंगे जब आपको जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। बस फिर मुझे ये बता दीजिए कि, और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर मैंने आपको कभी वकील किया तो मैं आपको चीज़ें ज़रूर बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ पता नहीं होगा, मगर मुझे ये बता दीजिए कि आप तो भी देंगे बड़ी तगड़ी, तो आपको तो सब कुछ बताना पड़ेगा, वरना तो आप मगर मुझे ये बताइए कि इस सारे के सारे सिनेरियो में जो आपके वालिद साहब का ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब से, उसके बाद वो 3-4 साल बाद एक बात कर रहे हैं जो कि उनके मुताबिक उनके सामने कही गई है, बतौर लॉयर मुझे बताइए इसकी क्या लीगल वैल्यू रह जाती है? ताल्लुक भी है, मुलाकातें भी नवाज शरीफ साहब से करते रहे हैं, राब्ते में भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं, पार्टी के अहदेदार भी रहे हैं, क्या लीगल वैल्यू है? आपने क्रिमिनल केसेस की कवरेज की हुई है ना? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी नज़र में क्या लीगल वैल्यू है, सवाल है।
कर रहा हूँ सवाल, मैं आपसे इसलिए सवाल पे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि फिर आपको समझ आ जाएगी जो मैं बात करने लगा। आपने क्रिमिनल केसेस की कवरेज की हुई है ना? जी मैंने की हुई है। देखें, ये तो फिर एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा ना अगेंस्ट मिस्टर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब। अगर ये स्टेटमेंट प्रूव होगी तो क्रिमिनल ऑफेंस तो किसी को भी इनिशिएट हो सकता है, और अगर ये प्रूव उसके लिए तो कोई भी और अगर ये मगर इसके जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आपके वालिद साहब का जो नवाज शरीफ साहब से इतना गहरा ताल्लुक है और वो फिर 4 साल खामोश रहते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को अप्रोच नहीं करते हैं, हियरिंग में 3 दिन बाकी हैं मरियम नवाज साहिबा की, ये इस एविडेंस। मैं आपसे एक सवाल करना कर सकता हूं? मुझे लगा आप जवाब देने आए हैं, अपने वालिद साहब से आपने बात की नहीं, उनके जवाब आपके हैं नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं वकील हूं जो सवाल भी करता हूं, आपसे एक सवाल कर सकता हूं? कीजिए। आपको मीर शकील रहमान साहब के बारे में कुछ मिले शवाहिद और बहुत बड़ी न्यूज है, तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सोचने समझने में। मगर अगर वो मुझे वकील करेंगे और मैं अदालत में पेश हो रहा हूँगा, अगर मैं वकील होऊंगा तो क्या मैं बगैर इन्फॉर्मेशन के चला जाऊंगा, मीडिया पे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चला जाऊंगा, मीर शकील रहमान से बात भी नहीं करूंगा? भाई है, मैं दोनों हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरे अब्बा के सामने मेरी भी नहीं है, वो अपनी मर्जी से बात करते हैं, जितनी बात करनी होती है उसके बाद मुझे गेट आउट भी कह देते हैं। अच्छा मुझे बतौर मगर ये बताइए ना कि आज अदालत ने ये सवाल उठाया कि उनकी जिम्मेदारी थी वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को बताते, उन्होंने नहीं बताया। मेरे किसी दोस्तों के नंबर ले लें, उनको फोन कर लें और उनसे पूछ लें अहमद की क्या होती है। मैं बतौर वकील आपसे पूछ रहा हूँ कि बतौर वकील मुझे बता दीजिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में अगर उन्होंने नहीं बताया तो अदालत सवाल उठा रही है, मैं नहीं उठा रहा हूँ, अदालत ने उठाया है। फॉर गॉड सेक, मेरे वालिद मोहतरम की बात कर रहे हैं और वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उन्हें ऑर्डर देने की आदत है, वो ऑर्डर देते हैं, गेट अप, सिट डाउन, गेट आउट, कम हियर, टॉक टू मी, ओके आई एम डन, अल्लाह हाफिज। वैसे देखें, आपके वालिद एक बहुत ही मोहतरम ओहदे पे रहे हैं, मगर आपके वालिद साहब ने जिनके बारे में सवाल उठाया है उनका ओहदा भी बहुत ज़्यादा मोहतरम है, वो भी चीफ जस्टिस हैं, तो इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि बतौर वकील आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर ये अदालत ने आज सवाल उठाया कि वो 4 साल खामोश क्यों थे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को फौरी तौर पर क्यों नहीं उन्होंने बताया, तो आज अगर वो बताते हैं जबकि हियरिंग में मरियम नवाज साहिबा की और उसमें 3 दिन बाकी हैं, तो क्या नवाज शरीफ को रिलीफ दिलाने के लिए, क्योंकि उनका ज़ाती ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा है नवाज शरीफ साहब से? देखें जी, आप दो ऐसी पोजीशंस की बात कर रहे हैं। अब आपको भी पता है कि जीबी जो है एक डिफरेंट टेरिटरी है और कॉन्स्टिट्यूशनली उसका एक डिफरेंट टेरिटरी है, उसके एक चीफ जस्टिस एक दूसरे टेरिटरी पाकिस्तान, ऑनरेबल पाकिस्तान, माय बिलवड पाकिस्तान आई वुड से, की टेरिटरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो उसके लिए सोच समझने के लिए टाइम तो चाहिए ना, इतना आसान तो नहीं होगा। सब 3-4 साल चाहिए। आप अभी बहुत यंग हैं, आप जब इस पोजीशन पर पहुंचेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कितना आसान और कितना टाइम चाहिए होता है। मगर उस सब के दरमियान में नवाज शरीफ साहब उनके दोस्त भी हैं, उससे मुलाकातें भी होती रही हैं, ये सच बताने के लिए उन्हें इतना टाइम लग गया, अगर ये सच है? देखें जी, ये तो फिर आप राना मोहम्मद शमीम साहब से पूछें। नहीं, मगर आपने कहा कि मैं यंग हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बाद में ये बातें पता चलेंगी, ये पता चलेगा कि एक दोस्त के बारे में मैंने ये नोटिस किया हो कि उसको सज़ा दी जा रही है जो कि गलत है और मैं 4 साल तक खामोश रहूँगा, मैं इतना बदल जाता है क्या उम्र के साथ इंसान? मैं ये कुछ मेरे वालिद साहब ने भेजा है, लिख के शायद वो जाग गए हैं, मैं पढ़ सकता हूँ? जी प्लीज़ पढ़िए। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, एक मिनट पहले खुद पढ़ लूँ जी, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एफिडेविट स्टेटमेंट वाज नेवर हैंडेड ओवर टू एनी जर्नलिस्ट, इट मे हैव लीक्ड फ्रॉम नोटरी पब्लिक ऑफिस। अगर वो मैसेजेस पे हैं अवेलेबल तो, क्योंकि हमने कोशिश की उन्हें शो में लाने की, उनसे ये पूछ लें कि लंदन में क्यों कराई थी उन्होंने ये नोटरी, और वहीं क्यों कराई थी जहाँ पे नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स सही। इजाजत देते हैं तो मैं कॉल कर लेता हूँ भाई, मेरा फोन दें, मेरा मोबाइल की तरह लाए प्लीज। क्या कहे सर के? अच्छा जी, अभी मेरे ख्याल से वो गालिबन मैं पूछ लेता हूँ, मुझे फोन दें जी। जी ला के देखना। आपने क्या सवाल किया, फिर से सवाल करिए कि वो भी सुन लें। अगर एक तो ये कि वो लंदन में उनकी मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हुई या नहीं हुई, और लंदन में जाके उन्होंने नोटराइज क्यों कराया है? तो जी मेरे कॉल मिल गई तो ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
नहीं, मैंने तो अभी तक आपसे ये सवाल नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे नहीं पता। आप इसका जवाब देना चाहेंगे, वरना आपकी मर्जी है, आप नो कमेंट्स कह सकते हैं। अच्छा जी, चलो ठीक है, थैंक यू। वो अभी कह रहे हैं कि जी नो कमेंट्स प्लीज। एक और अभी ए, एट दिस स्टेज मैं ए, जवाब दाखिल करूंगा तो उसमें बता देंगे जी। ये तो बता सकते हैं कि इसका ताल्लुक नहीं है। लंदन में अभी नवाज शरीफ साहब से मिले थे या नहीं मिले थे? नहीं, मुझे उन्होंने बोल दिया जी, मैं इससे ज्यादा क्या आप मेरे से खुरे देंगे। और साहब फिर मुझे ये बता दीजिए कि काफ़ी सारे सवालात अब उठाए जा रहे हैं। फैसल वाउडा साहब ने भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं आप पर। किस आपकी क्या आगे लाएमल होगा? उनको तो हम लीगल नोटिस सर्व कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बोला, इंशाल्लाह। फैसल वाउडा साहब को आप लीगल नोटिस सर्व करेंगे? उनके जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं जो आपके ऊपर उठाए गए? ज़ाहिर है जो ज़बान उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई है उसको तो कोई इंडोर्स नहीं कर सकता। आपके वालिद बहुत एक मोहतरम ओहदे पर रहे हैं। आपने अगर मेरा रिकॉर्ड देख लिया होगा तो मैं कभी एडवोकेट जनरल रहा हूँ। हाँ, एडवोकेट जनरल आप नहीं रहे हैं, मगर जो दूसरी पोजीशन है उसकी जस्टिफिकेशन आप कैसे देंगे कि वो आप कैसे रहे हैं और मेरिट पर रहे हैं? आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें कि मैंने कितने केसेस कंडक्ट किए थे और उसमें से कितने जीते थे। और बने भी मेरिट पर थे? आप ये जाके ये भी चेक कर लें कि मेरा रिकॉर्ड क्या बोलता है, मेरे कितने रिपोर्टेड मैटर्स हैं, जाके वो भी चेक कर लें। अगली हियरिंग में आपके वालिद साहब पेश होंगे इंशाल्लाह। 26 तारीख को आपके वालिद साहब पेश होंगे बजाते खुद। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नवीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद आम खबरें बात करेंगे। बेटे, हुकूमत ने दावा कर दिया है कि उसने इत्तेहादियों को मना लिया है और उसके बाद मुश्तरका इजलास भी बुला लिया है। कल तरामीम होंगी। ऑपोजिशन क्या करेगी? क्या ऑपोजिशन की भी तैयारी है? राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, इत्तेहादी थोड़ा सा ही दूर हुए और वापस करीब आ गए, आप लोग फिर कुछ ना कर सके। हुकूमत ने कल इजलास बुलाया है, कल वो तरामीम भी करा लेंगे और आप देखते रह जाएंगे। देखें, इत्तेहादियों के जो मामलात थे उनसे पहले भी कई दफ़ा वादे हुए हैं और उसके बाद जो है वो हुकूमत वादे पूरे नहीं करती। मेरा ख्याल है कि इस मरतबा हुकूमत जो है वो खासी अंडर प्रेशर रही है और उसने इत्तेहादियों के, मेरा ख्याल है कि तमाम वादे पूरे करने का वादा कर लिया, पूरे तो नहीं किए। और को 2 हफ्ते बाद या महीने बाद जो है वो फिर दोबारा इसी किस्म का जो है वो तमाशा होगा हुकूमत और उसके इत्तेहादियों के दरमियान, क्योंकि वो वादे जो किए हैं वो सारे के सारे पूरे तो नहीं होंगे। वैसे मगर कल तो आप नहीं रोक पाएंगे ना? या ऑपोजिशन की कोई तैयारी है कल के लिए? नहीं, कल हमारा नंबर जो है वो हमने पूरी मेहनत की है। इससे पहले भी हमारा नंबर जो है उसको हमने पूरा किया था और जब हुकूमत जो है वो अपना नंबर पूरा ना कर सकी और भाग गई, कल भी इंशाअल्लाह ताला हमारा जो है वो नंबर पूरा होगा। और उसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ वो इत्तेहादियों में से हैं या पीटीआई के अराकीन हैं जो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, उनके साथ हमारी ये बात चल रही है कि ये इलेक्शन जो लाज हैं ये जब तक कंसेंसस के साथ जो है वो पास नहीं होंगे उस वक्त तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। वैसा मगर मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ईवीएम जो है ये 10 मरतबा भी जो है ये कानून पास करवा लें, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक कि तमाम पार्टीज़ का जो है वो उस तरीक़ाकार के ऊपर कंसेंसस ना हो जिसके तहत जो है वो इलेक्शन होंगे और उनको उन इलेक्शन को जो है वो शफाफ और मुनसफाना और फेयर जो है वो समझा जाएगा। वैसे मगर जब आप पहले ही इस बात की तैयारी कर रहे हों और कमेटियां बना रहे हों कि किस तरीके से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, तो इससे ये तो वाज़ेह है कि कल हुकूमत अपनी अक्सरियत साबित करते हुए यह कानून साजी कर लेगी, उसके बाद आप रुकावट बनेंगे इसकी अमलदारी में, अमल दरामद होने में, अदालतों में चैलेंज करेंगे। शाहजेब, इसमें मामला ये है कि 2 दिन पहले जब इनका नंबर पूरा नहीं हुआ और इत्तेहादी कह रहे थे कि जनाब हमें वादा तो आपने पहले भी कई मरतबा कि हमें कुछ ना कुछ पहले करके दें, उसके बाद हम आपके ऊपर यकीन करेंगे, तो इन्होंने ये कहा कि अपोजिशन के साथ हम कंसेंसस जो है वो लाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इस अजलास को जो है वो एडजर्न कर रहे हैं। उसके बाद स्पीकर ने हमें लेटर लिखा, उस लेटर का हमने जवाब दिया। आज हमने ये प्रोटेस्ट जो है वो स्पीकर साहब के साथ जाके किया है कि जब आपने हमें लेटर लिखा और उसके बाद हमने उसका आपको जवाब दिया है, तो हम तो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि आप कोई मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में आप कोशिश करेंगे कि इनके ऊपर जो है वो कोई कंसेंसस हो, कोई आपस में बात हो। तो अब आपने जो है वो इजलास बुला ली है, तो स्पीकर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। स्पीकर साहब तस्लीम किया कि ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो इस बारे में मुझे एतमाद में नहीं लिया। स्पीकर साहब ने आपसे कहा कि आप लोगों की बात दुरुस्त है और हुकूमत ने मुझे एतमाद में लिए बगैर ये इजलास बुला लिया है?
जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने एतमाद में नहीं लिया और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये उस वक्त की बात है जब हम उनसे जो है वो दोपहर को मिले हैं, उसमें तमाम अपोजिशन जमातों के जो है वो सीनियर लोग थे। बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि स्पीकर ने उनको बाकायदा कहा है कि हुकूमत ने मुझे भी एतमाद में नहीं लिया और इंडोर्स किया जो अपोजिशन एहतजाज कर रही थी। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। फवाद चौधरी साहब, आज आपने जब इजलास मुलतवी किया तो आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन से एक दफ़ा और रब्ता किया जाए। स्पीकर साहब ने किया भी, अपोजिशन ने जवाब दिया भी। अब आज अपोजिशन ये कह रही है कि हम स्पीकर साहब के साथ बैठे थे तो स्पीकर ने कहा कि मुझे भी हुकूमत ने नहीं बताया है और मुझे भी एतमाद में लिए बगैर इजलास बुला लिया है। क्या वाकई इत्तेहादियों को मनाया और बुला लिया, स्पीकर को भी नहीं बताया? स्पीकर साहब को पता है और फिर प्रेसिडेंट साहब इजलास बुलाते हैं, जॉइंट सेशन जो होता है, तो ज़ाहिर है स्पीकर साहब को जो है वो पता है। शायद उस वक्त जो है वो उनको पहले उन्हें उस वक्त ना पता हो, लेकिन ज़ाहिर है स्पीकर के एतमाद के बगैर तो इजलास जो है वो हो नहीं सकता। लेकिन मैं यहाँ पे शायद बीच में आपको बात बड़ी वाज़ेह कर दूँ शुरू में, आज भी अपोजिशन की मुलाकात हुई है स्पीकर साहब के साथ और ये बड़ी खुशाइंद है। हम अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। हम रोजाना यहाँ पे ये डिबेट होती है कि इलेक्शन फेयर नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन हमसे बैठे और हमने अपना जो हमारे समझ में आया है हमने अपने रिफॉर्म्स दिए हैं। अगर अपोजिशन समझती है कि ये रिफॉर्म सही नहीं है, ऑल्टरनेट रिफॉर्म्स हैं, हम आपके प्रोग्राम में कम से कम 10 बार ये बात मैं कर चुका हूं कि अपोजिशन अपनी रिफॉर्म्स लेके आ जाए। अब भी हम ये कर रहे हैं आज स्पीकर साहब के मुलाकात के बाद कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसमें से सिर्फ जो हमारा ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट्स देने का है, ये दो कल हम अप्रूव करवाएंगे। बाकी एजेंडा हम फिर होल्ड कर रहे हैं ताकि अपोजिशन के साथ हम गुफ्तगू करके आगे बढ़ सकें। ये दो हम क्यों पास करा रहे हैं? ये दो हमें इसलिए पास कराने की जरूरत है कि इसके ऊपर एक बड़ी जो तैयारी है वो चाहिए, और अगर हम इसको पास नहीं कराएं और बाद में इसको लेके जाएंगे तो वो वक्त ही खत्म हो जाएगा जिसमें आपने तैयारी करनी है। लिहाजा ये पास कराना जरूरी है। बाकी हम दोबारा अपोजिशन को कहना चाहते हैं वहां बैठे और बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अगर जो कानून साजी के लिए, क्योंकि आपने कहा था हम अपोजिशन से रब्ता करेंगे, अगर कानून साजी हो भी जाए तब भी आज भी अपोजिशन ने कहा है कि भाई जब अगर कानून साजी मुतनाज़ होगी तो इलेक्शन भी मुतनाज़ रहेगा और इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। तो बेहतर नहीं था कि इस पर भी उनसे पहले बात ही कर लेते, अगर कोई कंसेंसस हो जाता, क्योंकि स्पीकर ने रब्ता किया हुआ था और रब्ते बहाल हो गए थे। मसला दो प्रॉब्लम्स हैं हमें। एक तो पहली बात असूली तौर के ऊपर आपकी बिल्कुल सही है और ये बात कंसेंसस से होनी चाहिए और सबको मिलके करनी चाहिए। दूसरी तरफ मसला ये है कि 1-1.25 साल से हम मुसलसल अपोजिशन से कोशिश कर रहे हैं कि वहां बैठे, वो बात नहीं हो पा रही। अब हम अगर इससे ज्यादा हम डिले करेंगे तो फिर अगर अपोजिशन मान भी जाएगी तो हमारे पास टेक्निकली पॉसिबल नहीं होगा उसको एग्जीक्यूट करना। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमें टेक्निकल नॉकआउट ना हो, बाकी हम अपोजिशन के साथ बैठ के ईवीएम के ऊपर भी, आई वोटिंग के ऊपर भी, और एक और देखिए ना जो प्रॉब्लम है ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का जो मामला है, हमारा मंशूर मुख्तलिफ है पीएमएल से और पीपल्स पार्टी से। हमने वादा किया हुआ है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इंटेग्रल पार्ट होंगे पाकिस्तान के पोलिटिकल सिस्टम का। नॉन लीग कहती है और पीपल्स पार्टी कहती है कि उनको नहीं होना चाहिए। अब ये हम देखिए, हमने तो अपने मंशूर के मुताबिक आगे जाना है ना, उस पर तो हमारा इख्तलाफ बरकरार रहेगा, लेकिन जो बाकी सारे मामलात हैं उसके ऊपर हम अपोजिशन के साथ बिल्कुल खुले दिल के साथ बातचीत करने को अब भी तैयार हैं। कल फिर बैठेंगे, परसों फिर बैठेंगे। साहब, और आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से पहले ये रिपोर्ट हुआ कि आपने वहाँ पर माफ़ी मांगी है और आपसे कहा गया है कि आप रिटन में माफ़ी दें, मगर क्या इसके बरक्स है बात, आपने माफ़ी अंदर नहीं मांगी है और आप रिटन में भी माफ़ी देने का इरादा नहीं रखते हैं? स्टेटमेंट वहाँ पे जो है वो जमा करा दी है। और देखिए, मैं वकील हूँ, हम लोग इदारों के साथ और स्पेशली जुडिशल इदारों के साथ बना के रखते हैं, बना के चलता है। सो मैंने तो सीधा बात है, मैंने कहा था जी मैं इस बखेड़े में नहीं रहना चाहता कि मैं आपको लिख के दूं, आप फिर मुझे नोटिस करते फिर ये वो करें। तो आई रियली वांट टू एंड इट। ऑब्वियसली इट्स अप टू नाउ इलेक्शन कमीशन हाउ इट दे ट्रीट माय स्टेटमेंट। यानी आप रिटन नहीं लिख के देंगे, अपॉलॉजी नहीं करेंगे? स्टेटमेंट अपनी जमा करवा दिया।
और आपने कहा कि ये काबीना की राय होती है जो आप देते हैं, आपकी ज़ाती राय नहीं होती है, तो ये काबीना की राय है कि इलेक्शन कमीशन माउथपीस बन गया है या फिर एक हेडक्वार्टर बन गया है और चीफ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन लड़ लेना चाहिए, बेहतर है? एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑब्वियसली आई विल रिप्रेजेंट जो भी कैबिनेट होगा उसकी ओपिनियन को, और दूसरी तरफ यह है कि ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, लंबा चौड़ी उसमें जो है वो बात है, और इसीलिए वो मैंने स्टेटमेंट अपनी लिख के दे दी है। लेट्स होप इलेक्शन कमीशन विल कंसीडर दैट। मतलब क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप एहतराम करते हैं इलेक्शन कमीशन का, तो दो बातें एक साथ हो नहीं सकती हैं। अगर आप फिर काबीना को रिप्रेजेंट करें तो काबीना समझती है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का हेडक्वार्टर बन गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन में खुद हिस्सा ले लेना चाहिए ओहदा छोड़ के, मगर फवाद चौधरी जाती तौर पर एहतराम करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और इलेक्शन कमीशन का भी, मगर काबीना को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ऐसा है? सो लेट इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड दैट, फिर उसके बाद बात कर लेंगे, पहले मुझे जरूरी फंसवाना है आपने। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल क्या क्या तरमीम आने वाली हैं, कैसे पास होगी, उस पर बात करते हैं। साहब बहुत शुक्रिया। दूसरी तरमीम की गई नैब के ऑर्डिनेंस में, जिसमें इख्तियार चेयरमैन नैब को हटाने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दिया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें नहीं एतमाद में लिया गया था इसके हवाले से, और वो समझते हैं कि सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह हैं, उनका काम किसी के खिलाफ प्रोसीडिंग करना नहीं है। अगर वो वज़ीर आज़म या काबीना की एडवाइस पर करेंगे तो न्यूट्रलिटी का आंसर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। गालिबन आपकी मंशा थी ये, अटॉर्नी जनरल नहीं चाहते थे, ना ही उन्हें एतमाद में लिया गया। बिल्कुल ये नहीं कह रहा है कि खालिद जावेद खान साहब सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, बिल्कुल इसको इस पैराए में ना लिया जाए। खालिद जावेद खान साहब मेरे छोटे भाई हैं और मेरी बड़ा मतलब वो जो भी इधर उधर की प्रेस में बातें हैं बिल्कुल गलत हैं, हम बिल्कुल एक खड़े हैं और 99.9% ऑफ द टाइम्स हमारी उनकी ओपिनियन बिल्कुल कन्वर्ज करती है ज़्यादातर इश्यूज़ पे। एक आध जगह अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने रखूं। मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं है कि उनको कॉन्फिडेंस में इस तरह नहीं लिया गया, और इसमें एट द रेलेवेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब उसको चेक कर रहे थे, और उनके साथ साथ पीटीआई के जो दूसरे असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, हमारे शहजाद अकबर साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ खटक साहब, और ये सारे हम लोग मिल के इस पे देख रहे थे। जब ये बात चली तो उस दिन अटॉर्नी जनरल साहब की शायद कोई पेशी थी कराची में, वो कोई केस कर रहे थे वहाँ बेंच आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो अटॉर्नी जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया कमेटी के सामने, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये बाकायदा मैंने, शहजाद अकबर ने, सब ने, हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि देखिए अटॉर्नी जनरल साहब ये कहते हैं कि इस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जुरिसडिक्शन होनी चाहिए और सदर की जुरिसडिक्शन नहीं होनी चाहिए, और यही जो आपने फरमाया ये सारी बातें बाकायदा उस कमेटी के सामने रखी गई। और उस पे मेरा जो काउंटर व्यू था, मैं कॉन्ट्ररी नहीं कहूँगा, काउंटर व्यू कहूँगा, क्योंकि मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है खालिद जावेद खान के साथ, वो क्या था वो आपके सामने पेश करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल इस पे नहीं जा रहा, ना मैंने ये कभी बात की, ना किसी से कहा कि जी देखिए रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत अगर अटॉर्नी जनरल और लॉ सेक्रेटरी के दरमियान किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फाइनल वीटो जो है वो लॉ मिनिस्टर के पास होता है। कभी भी मैंने ये बात नहीं की। तो ये सही पर्सपेक्टिव में मैं आपके सामने ये बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके तहत अगर जज है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या ईसीपी का मेंबर है, या ऑडिटर जनरल साहब हैं, तो उनका जुरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, और ये लिखा हुआ है, तरीक़ेकार भी वही होगा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी होगी। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को ये परमिशन नहीं है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम जो है वो उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। तो मेरे दानिस्त में अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम दिया जाता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होता, और जब तक हम या तो 2/3 अमेंडमेंट करके ले आते और 2/3 अमेंडमेंट करते, इसको चेंज करते चेयरमैन नैब के लिए, तब तक ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी रहती। वैसे मगर जो इन एसेंस जो इनका जो एसेंस है आर्गुमेंट का, जो अकाउंटेबिलिटी की रूह है,
वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर सदर मुमलिकत ने काम वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करना है, हुकूमत की एडवाइस पर करना है, तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो तो पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई ना। अगर आप चेयरमैन नैब को पता है कि ये हुकूमत मुझे हटा सकती है सदर पाकिस्तान के जरिए, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे एक यूनिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी होगी, जिसमें पहले ही एतराज़ इतना सारा कि जावेद इकबाल साहब के ने जिस किस्म की अकाउंटेबिलिटी की है। बहुत उम्दा आपका सवाल है अगेन, और इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा था कि ये एक इबामी कैफियत 90s में शुरू हो गई कि अगर सदर की कोई पावर जो है किसी सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लिखी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा किसी कानून में सदर की कोई पावर लिखी हुई है, तो क्या सदर जो है वो पावर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से सर अंजाम देगा या अपने डिस्क्रेशन पे करेगा। और कम से कम 92 का और 99 के 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, और फिर 2012 में एक जजमेंट आया जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया 3 जजमेंट्स में। 2 जजमेंट्स एक तरफ जो कहते थे कि सदर खुद अपनी पावर एक्सरसाइज करेगा, और एक जजमेंट 2012 का जो ये कहता था कि नहीं जी एडवाइस लेगा चाहे सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हो। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच बनाई, जावेद वाला केस है, और जावेद वाले केस में आई थिंक यही नाम है उसके अंदर 5 मेंबर्स ने ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया। और वहाँ क्या होल्ड किया, उसके अंदर उन्होंने होल्ड किया कि अगर सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यानी अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दूसरा कानून है, दूसरे कवानीन है, ऑर्डिनरी कवानीन है, तो सदर जो है वो पावर जो है अपने डिस्क्रेशन पे यूज़ करता है। अब थोड़ी सी इससे आगे भी, यानी मगर सदर रियासत का सरबराह है, अगर सदर उनका काम कोई प्रोसीडिंग करना नहीं है, ये भी अटॉर्नी जनरल ने कहा। और सदर मुमलिकत कितनी न्यूट्रलिटी के साथ करते हैं और फिर किस तरह एक न्यूट्रलिटी का एहतसाब का जो तासुर है वो रह जाएगा। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अगर ये डिसाइड कर रहे हो कि चेयरमैन नैब को हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता, आप खुद कन्विंस्ड हैं? मैं आपसे आपके सामने रखता हूँ अगेन। जो मैं बात आगे करने जाऊंगा, मैं पहले अपने मेरे छोटे भाई खालिद जावेद ख़ान, मेरे अपने भाई, सगे भाई जैसे होते हैं दूसरे मेरे भाई हैं, उस तरह का रिश्ता ताल्लुक़ है। जब मैं उनको फ़ोन करूं, रात के 3 बजे भी हों, मैं उनके लिए हाज़िर हूं, वो मेरे लिए हाज़िर हैं, मैं आगे आपसे बात करूं। देखिए, कम से कम 3-4 फ़ैसले मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी जस्टिस बिंदयाल ने और दूसरे जजेस ने बयान की, और उन्होंने ये फरमाया कि जो सदर होता है और जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में न्यूट्रल होता है, ना वो किसी पार्टी का मेंबर होता है, और उसको न्यूट्रलिटी से काम करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ओम्बड्समैन है, ओम्बड्समैन की जो अपील है वो सदर के पास जाती है, और 99 में तारिक पीरज़ादा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जब ओम्बड्समैन की अपील जाएगी तो सदर जो है वो ख़ुद डिसाइड करेगा और प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस नहीं लेगा, अपने डिस्कशन से काम करेगा। तो फिर ये कहना कि सदर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है और न्यूट्रल है और कोई काम नहीं कर सकता, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी के हिसाब से दुरुस्त बात नहीं है। और जो रूह है उसके हिसाब से क्या किया जाए फरूक रसीम साहब, क्योंकि आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये न्यूट्रल ओहदे हैं, मगर पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है, एक गवर्नर साहब जो हैं इत्तेहादियों से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, सदर साहब जो हैं वो कह रहे होते हैं कि सारी दुनिया को वज़ीर आज़म की पैरवी करनी चाहिए। तो ये न्यूट्रलिटी का तासुर है कहाँ कि एहतसाब में आप इतना बड़ा। मैं आपको जवाब दूं। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो क्या ये कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, तो आंसर है गलत। क्या मॉरली इस पे कोई बात हो सकती है, तो वो आप सवाल कर रहे हो, मैं आपको जवाब उसका स्ट्रेट अवे देता हूँ। लेकिन बात मैं आपसे करूँ कि ये तमाम जो बातें हैं कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर किसी के ख़िलाफ़ हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई BS-22 का ऑफ़िसर है, कोई BS-21 का ऑफ़िसर है, और END रूल्स को देखें, ब्यूरोक्रेसी होती है न्यूट्रल,
ब्यूरोक्रेसी को होना चाहिए न्यूट्रल, और हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल थ्योरी में ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल होती है। लेकिन अगर आप तमाम END रूल्स देखें, अगर BPS 22 का अफसर देखें तो उसकी फायरिंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरलैप होता है। तो देखिए कोई चीज़ परफेक्ट सिस्टम नहीं है, सिर्फ अल्लाह का कानून हम कोशिश करेंगे कि इस पे, ठीक है, हम कोशिश करेंगे अटॉर्नी जनरल साहब का इस पर मौक़िफ़ मालूम करें आइंदा के प्रोग्राम में। मगर कल क्या कुलभूषण यादव के हवाले से भी कोई लेजिस्लेशन लाने जा रहे हैं? अगेन शाहजेब, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू यू। देखिए कुलभूषण यादव वाला जो मामला है, मैं जिस किसी से कहें अपोजिशन लीडर जो हमारी पार्टी के हैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि कल के इस सेशन में प्लीज़ पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सेंसिबिलिटी का प्लीज़ ख्याल रखें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी ने कुलभूषण यादव को कोई NRO दे रहा है, कोई किसी ने बग़ैर पढ़े कह दिया, मैं कहूँगा नहीं को बुरा मान जाएंगे, किसी ने कहा जी अपील दे दी, वो देखा ही नहीं। ये रिव्यू और रिकन्सिडरेशन है, अपील नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा हिज्जे की पैराग्राफ्स 142 से 149 तक अगर आप ICJ का जजमेंट देखें तो उसके अंदर उन्होंने लिख दिया कि पाकिस्तान जो है वो रिव्यू और रिकन्सिडरेशन करे। अच्छा, पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है ना, इसको हम बनने देंगे। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। उसने ये दानिस्तगी से फ़ैसला किया कि हमें ICJ के जजमेंट को कंप्लाई करना है और हमने किया। अगर हम ये रिव्यू और रिकन्सिडरेशन का कानून नहीं बनाते जो कि ऐन ICJ के जजमेंट के मुताबिक था, तो ऐन मुमकिन था कि हिंदुस्तान हमें कंटेम्प्ट जो है वो ICJ में ले जाती और सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगवा देती, रेजोल्यूशंस ले आती, और हर आदमी इस तरह तैयार बैठा था। मुझे क्विकली अगर आप ये भी बता दें कि जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से आपके खुद भी IMF से मुज़ाकरात हुए हैं, आपने शौकत तरीन साहब कल इंटरव्यू दे रहे थे, उससे ये तासुर आया कि जैसे आपकी बात समझ में आ गई है उन्हें, और फिर आज उन्होंने ये कहा है कि वज़ारत कानून जो बिल बनेगा इस हवाले से टैक्स इस्तिस्ना और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से उसके मुसवदे को हतमी शक्ल दे रही है। तो समझा जाए कि मामला वाकई IMF को समझ में आ गया है और हम उसी हिसाब से कानून साजी भी कर रहे हैं और IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। मुझे लगता है यही है, क्योंकि जब शौकत तरीन साहब ने मुझे इसमें इनवाइट किया तो मुतअद्दिद बार IMF की टीम से मेरा डिस्कशन हुआ और बहुत सी चीज़ें वॉलीज़ की तरह उन्होंने बताई, हमने बताई, उनके तमाम अफसरान, लोग, वकला सारे उन्होंने हमारे साथ डिस्कशन किया। और फिर इन दी एंड जो लास्ट फ्राइडे गया तो बड़ी एक हेल्दी उनके साथ डिस्कशन हुई। उन्होंने, उनका जो चेयरमैन था जो गोरा उनका था, तो उसने अपने मुंह से फिर एक नहीं मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि यस लॉ मिनिस्टर यू हैव कन्विंस्ड अस। तो उसके बाद उन्होंने अपना एक ड्राफ्ट भेजा है। अभी भी वाइल वी आर टॉकिंग वो लॉ मिनिस्ट्री में हम बैठे हैं, उस ड्राफ्ट को हम अपना वर्जन उसको फ़ाइनल करके मेरे ख़्याल में आज रात उसको भेजेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये इंशाल्लाह अब ये मामला हेल्दली पाकिस्तान के इंटरेस्ट में निमट जाएगा। बहुत शुक्रिया। और फरूक नसीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।